हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर अमर सिंह, आपका फिजिक्स गुरु भैया। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। तो आ जाओ मेरे भाई, ध्यान से देखोगे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रेसिस्टिविटी का एक और नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। हम लोग उसको समझने जा रहे हैं। कैसे समझेंगे, मेरी बात को समझना, ध्यान दो। जैसे मान लो अगर हमारे पास यहां पे दो डिफरेंट मटेरियल है, ये कॉपर है और ये नाइक्रोम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों मटेरियल का लेंथ हम लोगों ने सेम रखा है। इसका लेंथ कितना है? L, और इसका भी कितना लेंथ है? L। और दोनों मटेरियल का जो थिकनेस है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो दोनों का सेम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और दोनों, अगर दोनों की बात करेंगे तो दोनों जिस सेल के साथ जुड़े हुए हैं उस सेल का वोल्टेज भी क्या, ध्यान से देखोगे दोनों सेल के वोल्टेज सेम है। तो दोनों के एंड के क्रॉस, मतलब कॉपर के एंड के क्रॉस सेटअप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस और नाइक्रोम के एंड के क्रॉस सेटअप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी सेम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बताओ, अगर कॉपर की बात करेंगे और नाइक्रोम की बात करेंगे तो जब दोनों के एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया है तो दोनों में करंट फ्लो करेगा। तो ये बताओ, क्या दोनों में एक बराबर करंट फ्लो करेगा? बताओ, दोनों का लेंथ कैसा है? सेम। दोनों का एरिया कैसा है? सेम। और दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस का क्रॉस जोड़े गए हैं, तो क्या दोनों में फ्लो करने वाला करंट सेम होगा कि अलग अलग होगा? बताओ। मैं बता रहा हूं, दोनों में फ्लो करने वाला जो करंट होगा वो अलग अलग होगा। क्यों? इसलिए अलग अलग होगा क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं और दोनों में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अलग अलग है। अगर कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, और अगर नाइक्रोम की बात करेंगे तो नाइक्रोम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोनों में जो फ्लो करने वाला करंट है, कॉपर में और नाइक्रोम में, वो करंट जो फ्लो करेगा वो डिफरेंट करंट फ्लो करेगा क्योंकि दोनों डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों जो करंट के फ्लो का अपोज करेंगे वो अलग अलग करेंगे। कॉपर में ज्यादा करंट फ्लो करेगा, मतलब कॉपर करंट के फ्लो का अपोज कम करेगा, और नाइक्रोम में कम करंट फ्लो करेगा क्योंकि नाइक्रोम के पास जो करंट को अपोज करने की प्रोपर्टी है वो क्या है? ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब हम लोग आते हैं रेसिस्टिविटी पे। रेसिस्टिविटी का मतलब ये होता है, रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो ये डिटरमाइन करके बताती है कि वो मटेरियल कितना स्ट्रांगली अपने अंदर से फ्लो करने वाले करंट का अपोज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर अपने अंदर फ्लो करने वाले करंट को कम अपोज कर रहा है, तो कॉपर में ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो कॉपर की रेसिस्टिविटी लो होगी। अगर नाइक्रोम की बात करेंगे तो नाइक्रोम के पास करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो क्या होगा भाई? उसमें कम करंट फ्लो करेगा तो उसकी रेसिस्टिविटी हाई होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो रेसिस्टिविटी का कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ये है, वो ये बताता है कि कोई भी मटेरियल करंट के फ्लो का अपोज ज्यादा करता है कि कम करता है। अगर ज्यादा करेगा तो हाई रेसिस्टिविटी, कम करेगा तो लो रेसिस्टिविटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये मतलब होता है रेसिस्टिविटी का। आगे बढ़ेंगे, यहां पे देखेंगे क्या लिखा गया है। क्या बोल रहा है भाई? रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट डिटरमाइन हाउ स्ट्रांगली इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये कि रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जो ये डिटरमाइन करके बताता है कि वो मटेरियल अपने अंदर फ्लो करने वाले करंट को कितना स्ट्रांगली अपोज कर रहा है, वो कहलाता है रेसिस्टिविटी। अगर ज्यादा अपोज करेगा तो हाई रेसिस्टिविटी। एक ही बात को बार बार बता रहा था कि याद हो जाए। अगर ज्यादा अपोज करेगा तो हाई रेसिस्टिविटी और कम अपोज करेगा तो लो रेसिस्टिविटी। ज्यादा अपोज करने का मतलब है करंट कम फ्लो करेगा और कम अपोज करने का मतलब है करंट ज्यादा फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, यहां पे एक और डेफिनेशन दिया गया है और ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसको हम समझेंगे। पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब रेसिस्टिविटी उस मटेरियल का रेसिस्टेंस होता है जिस मटेरियल का लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। जैसे अगर हमारे पास एक मटेरियल है, मान लो इसका लेंथ कितना है? 1 मीटर, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। उस कंडीशन में इस मटेरियल का जो भी रेसिस्टेंस होगा वही इसका रेसिस्टिविटी कहलाएगा। अब तुम बोलोगे कहां से बोले हैं? मैं तुमको अभी बताऊंगा। अभी हम फॉर्मूला देखेंगे तो सब चीज सीखेंगे, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से देखो, देखो रेसिस्टिविटी का सिंबल रो होता है
और रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट ओम मीटर होता है। ये ओम मीटर कहां से आ रहा है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना। हम लोग बात करते हैं रेसिस्टिविटी के फॉर्मूला के बारे में, उसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। ध्यान से मेरी बात को समझना। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी मटेरियल का जो रेसिस्टेंस होता है वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी मटेरियल का लेंथ ज्यादा होगा तो उसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और अगर किसी मटेरियल का लेंथ कम तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में जब रेसिस्टेंस पढ़ा था तो मैंने बताया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी मटेरियल का जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो रेसिस्टेंस होता है वो उस मटेरियल के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मटेरियल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो उस केस में उसका रेसिस्टेंस कम होगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दो इक्वेशन तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम इन दोनों को आपस में कंबाइन करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से हमको क्या मिलेगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन है, हमको प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लेकर के आना है। तो हम क्या करेंगे, R और इज इक्वल टू। एक बात ध्यान से देखना, जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके इज इक्वल टू का साइन लेकर के आते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो, और यहाँ पे L बाई A। और हम लोग ये बोलेंगे कि जो रो है ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ, रो क्या है भाई, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ध्यान से मेरी बात को समझना, रो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। मतलब प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के बाद हम लोगों ने रो को इंट्रोड्यूस किया है, और इसी रो को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना, इसी रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। इसी का नाम क्या रख देते हैं, रेसिस्टिविटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसको और क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, या फिर क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक, क्या बोलते हैं भाई, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये होता है रेसिस्टिविटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक काम करते हैं, यहां से फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू R इंटू A बाई L। तो ये हमको क्या मिल गया, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू R इंटू A बाई L। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, हम लोग ये काम करेंगे, इस फॉर्मूले को फिर से लिखेंगे, रो इज इक्वल टू R इंटू A डिवाइडेड बाई L। अब ध्यान से देखना, मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो हमारे पास एक मटेरियल है, और अगर उस मटेरियल का लेंथ 1 मीटर है, कितना है, 1 मीटर, ठीक है ना? तो मैंने बोला हमारे पास एक मटेरियल है और उसका जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर है, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो उस केस में क्या होगा भाई, ध्यान से देखोगे, उस केस में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे A के जगह पे क्या लिखेंगे, 1, और L के जगह पे क्या लिखेंगे, 1। तो वहां पे हमको रो किसके बराबर मिल जाएगा, रो मिल जाएगा R के बराबर। समझ में आ रहा कि नहीं? रो किसके बराबर मिल जाएगा, R के बराबर। इसका मतलब ये है कि रेसिस्टिविटी किसके बराबर होता है, रेसिस्टेंस के बराबर होता है। कब, जब मटेरियल का लेंथ कितना हो जाए, 1 मीटर हो जाए, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे एक मटेरियल है, ये कॉपर से बन सकता है, सिल्वर से बन सकता है, कुछ किसी से ही बन सकता है। यहां हमारे पास एक मटेरियल है, इसका लेंथ 1 मीटर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। तो उस केस में इसका जो भी रेसिस्टेंस होगा वही किसके बराबर होगा, इसके रेसिस्टिविटी के बराबर होगा। ये होता है रेसिस्टिविटी का मैथमेटिकल मीनिंग। समझ में आ रहा कि नहीं? कॉन्सेप्चुअल क्या बोलता है, रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच डिटरमाइन दैट हाउ स्ट्रांगली दैट मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। कोई भी मटेरियल करंट के फ्लो को कितना स्ट्रांगली अपोज करता है, वही प्रॉपर्टी उस मटेरियल की रेसिस्टिविटी होती है। और मैथमेटिकली रेसिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। अगर किसी कंडक्टर, किसी मटेरियल का लेंथ 1 मीटर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, उस केस में जो उसका रेसिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, उसका रेसिस्टिविटी। तो कोई बताता नहीं है, मैंने रेसिस्टिविटी के दोनों डिफिनेशन को क्लियर कर दिया है, कॉन्सेप्चुअल डिफिनेशन और मैथमेटिकल डिफिनेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखोगे। रेसिस्टिविटी का मतलब क्या होता है? रेसिस्टिविटी टेल्स अस हाउ मच अ मटेरियल रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कितना रोकता है, कितना रेसिस्ट करता है, वही कौन बताता है, रेसिस्टिविटी। क्लियर है कि नहीं? अगर किसी मटेरियल के पास लो रेसिस्टिविटी है, मतलब उसमें करंट आसानी से फ्लो करेगा। क्लियर है कि नहीं? और अगर किसी मटेरियल के पास हाई रेसिस्टिविटी है, इसका मतलब वो करंट के फ्लो को ज्यादा अपोज करेगा, तो करंट के फ्लो में डिफिकल्टी आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? एग्जांपल देखो,
अगर कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर की रेसिस्टिविटी लो होती है, तो कॉपर में करंट इजीली फ्लो करेगा। अगर सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर की रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है, वेरी लो, तो सिल्वर की रेसिस्टिविटी बहुत कम होगी, तो सिल्वर में तो और आसान तरीके से करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब यह है कि सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, क्योंकि सिल्वर में इजीली करंट फ्लो कर सकता है, सिल्वर की रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। फिर क्या बोल रहा है भाई, अगर नाइक्रोम की बात करेंगे तो नाइक्रोम की रेसिस्टिविटी हाई होती है। हाई रेसिस्टिविटी का मतलब है करंट के फ्लो का अपोज ज्यादा होगा। अगर ज्यादा अपोज होगा तो उस केस में उसमें करंट कम फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, अब उसके बाद अगर रबड़ की बात करेंगे तो रबड़ की रेसिस्टिविटी एक्सट्रीमली हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है। अगर रबड़ की रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी तो जो रबड़ होगा वो करंट के फ्लो का अपोज बहुत ज्यादा करेगा, तो रबड़ में करंट नहीं फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऐसा होता भी है, रबड़ इंसुलेटर होता है, उसकी रेसिस्टिविटी एक्सट्रीमली हाई होती है। क्लियर है कि नहीं? चलो ठीक है ना भाई, तो ध्यान से मेरी बात को समझोगे। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी मटेरियल की रेसिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। इसका मतलब यह है कि डिफरेंट मटेरियल्स की रेसिस्टिविटी डिफरेंट होती है। जैसे अगर सिल्वर की बात करेंगे, कॉपर की बात करेंगे, नाइक्रोम की बात करेंगे, एल्यूमिनियम की बात करेंगे, बहुत सारे मटेरियल हैं, तो डिफरेंट मटेरियल की रेसिस्टिविटी डिफरेंट होती है, क्योंकि सभी के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे सिल्वर है, कॉपर है, नाइक्रोम है, अगर तीनों की बात की जाएगी तो तीनों का लेंथ कैसा है? सेम। तीनों का थिकनेस कैसा है? सेम। और ध्यान से मेरी बात को समझोगे, तीनों अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, तो सिल्वर की रेसिस्टिविटी रो एस होगा, कॉपर का रेसिस्टिविटी रो सी होगा, और नाइक्रोम का रेसिस्टिविटी रो एन होगा। और यहां हम लोग कभी ये नहीं लिखेंगे सिल्वर की रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू कॉपर की रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू नाइक्रोम की रेसिस्टिविटी, ये नहीं होगा। तीनों की रेसिस्टिविटी क्या होगी? डिफरेंट होगी, क्योंकि तीनों डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो आगे बढ़ेंगे भाई। अब बात करते हैं टेम्परेचर पे। तो देखो ये कॉपर है, ये भी क्या है? कॉपर है, ये रूम टेम्परेचर पे है, इसका टेम्परेचर T0 है, और ये जो है इसको हम लोगों ने हीट कर दिया, उसके टेम्परेचर को बढ़ा के T कर दिया है। यहां पे क्या बोलेंगे, जो T होगा वो ग्रेटर देन T0 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखना, देखो दोनों कॉपर का लेंथ सेम है, दोनों कॉपर का थिकनेस भी सेम है, दोनों का मटेरियल भी सेम है, दोनों कॉपर से बने हुए हैं, लेकिन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है। अगर दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो दोनों की रेसिस्टिविटी भी डिफरेंट होगी। इसका मतलब यह है कि जो रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, दो चीजों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। यहां पे सेम मटेरियल है लेकिन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, तो दोनों की रेसिस्टिविटी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। यहां पे क्या लिखेंगे? रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T0, और यहां पे क्या होगा? रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T। और ये वाला टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ की रेसिस्टिविटी भी ज्यादा होगी, तो रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T इज ग्रेटर देन रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T0। ये तुमको दिमाग में रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो अब इसके बाद से आगे बढ़ रहे हैं, और अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोट के बारे में, और वो ये है रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रेसिस्टिविटी होता है ना वो किसी भी मटेरियल के लेंथ और एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे अगर हमारे पास 2 मीटर लंबा कॉपर का रॉड है, उसकी रेसिस्टिविटी रो है, अगर उस कॉपर के रॉड को 3 मीटर लंबा कर दोगे तो रेसिस्टिविटी रो ही रहेगा, 4 मीटर लंबा कर दोगे तो रेसिस्टिविटी रो ही रहेगा। तुम कॉपर के रॉड के लेंथ को बढ़ाओ घटाओ, उसके थिकनेस को बढ़ाओ घटाओ, रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर पे। हम लोग कॉपर को नहीं बदल रहे हैं, टेम्परेचर पे टेम्परेचर भी नहीं बदल रहे हैं, केवल क्या बदल रहे हैं? लेंथ और एरिया। लेंथ और एरिया के बदलने से रेसिस्टिविटी बिल्कुल नहीं बदलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे देखो ये कॉपर है, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, इन चारों का लेंथ सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। इन चारों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन चारों की रेसिस्टिविटी सेम होगी। इसकी भी रेसिस्टिविटी रो, इसकी भी रेसिस्टिविटी रो, इसकी भी रेसिस्टिविटी रो, और इसकी भी रेसिस्टिविटी रो, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड नहीं करता रेसिस्टिविटी, और थिकनेस पर भी नहीं डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में। क्या बोल रहा है? सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, रो इज इक्वल टू क्या होता है? R इंटू ए बाई एल। अब क्या बोल रहा है भाई? हमारे पास एक वायर, उसका रेजिस्टेंस 6 ओम, उसका लेंथ 2 मीटर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। क्या पता करो उसका रेसिस्टिविटी? तो पता कर लो। रो इज इक्वल टू क्या होता है? R कितना दिया हुआ है? 6। एरिया कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है ना? और लेंथ कितना दिया हुआ है? 2। ये कट जाएगा,
तो यहां से हमको रेसिस्टिविटी कितना मिल जाएगा भाई, 6 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये क्या मिल गया हमको, ये हमको मिल गया उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी। क्लियर है कि नहीं? चलो अब यहां से आगे बढ़ा जाए। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्या बोल रहा है, रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड अपॉन, किसी भी मटेरियल की रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? लेंथ पे डिपेंड करती है क्या? बिल्कुल नहीं। एरिया पे डिपेंड करती है क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे? बिल्कुल नहीं। किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पे और मटेरियल के टेम्परेचर पे। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। केवल दो ही चीज पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस चारों चीज पे डिपेंड करता है, लेकिन रेसिस्टिविटी केवल दो चीज पे, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो यहां से आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है भाई। क्या बोल रहा है, दो वायर हैं, सेम लेंथ के हैं, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेकिन दोनों डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं, तो दोनों की रेसिस्टिविटी डिफरेंट होगी। ठीक है ना? तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई तुमको ये पूरा क्लास समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो तुम क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो भाई, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच।